नमस्कार, मैं नीलेश दुबे हमारे आर्या परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आप लोगों को सभी को ये पता होगा कि हमारी यूपी पीसीएस की डेट अब लगातार नज़दीक आ रही है, तो उसको ध्यान में रखकर आप लोगों की पढ़ाई की गति और तेज़ी से हो जानी चाहिए। मैं समय समय पर आप लोगों को लगातार अवगत कराता रहता हूं कि पढ़ाई को एक कॉन्टिन्यूटी से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और उसका रिवीजन करना भी बहुत ही ज़रूरी है। हम आपको मैक्सिमम कोशिश करवा रहे हैं कि रिवीजन लगातार करवाते चल रहे हैं और अभी एग्जाम सिलेबस खत्म होने के बाद ही मैक्सिमम आपको रिवीजन करवाएंगे। लेकिन अभी आपकी भी जिम्मेदारी, जब तक सिलेबस हम कंप्लीट करा रहे हैं तब तक आपकी जिम्मेदारी है कि पिछली जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उनको अच्छे से तैयार करते हुए उनका डेली बेसिस पर रिवीजन करते चलिए और आगे का आगे पढ़ते चलिए। इस तरीके से पढ़ाई की एक अच्छी रणनीति 4 to 5 मंथ की होती है और इस रणनीति के तहत जिसने पढ़ लिया वो हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, उसका पेपर पहली बार में ही निकलता है। ऐसे लोगों का पेपर पहली बार में ही निकलेगा, ये बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, अब एक आपको ये बताऊं, देखिए 2 टाइप के लोग होते हैं। एक, जब फॉर्म निकलता है तो सभी लोग मन बनाते हैं कि मैं आईएएस बन जाऊं, पीसीएस बन जाऊं। ठीक है, सभी लोग अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग कोचिंग्स में एडमिशन लेते हैं, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब उसमें से कुछ लोग क्या होते हैं, लगभग महीने भर तो उनमें बहुत जोश होगा, बहुत उत्साह से परिपूर्ण रहते हैं पढ़ने के सारे सब्जेक्ट की। सर ये नहीं मिल रहा बैच में, सर वो सब्जेक्ट नहीं स्टार्ट हुआ, सर ये कब स्टार्ट होगा, मतलब इसी प्लानिंग में ही परेशान रहते हैं। जबकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आपको इन सब चीज़ों में अपना दिमाग नहीं लगाना है। हम जितना जैसा करवाते चल रहे हैं बस करते चलिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम कैसे आपका सिलेबस कवर करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें हम पर छोड़िए। बस हम आपको जितना बैच प्रोवाइड करते चल रहे हैं डेली बेसिस पर हमारे साथ पढ़ते चलिए और सारी चीज़ें रिवीजन करते चलिए। जैसा मार्गदर्शन दे रहे हैं वैसा करते चलिए, आपका पेपर पहले ही अटेम्प्ट में निकलेगा, ये गारंटी रहेगी। ठीक है, अब इसमें से क्या है, कुछ लोगों ने जैसे एडमिशन लिया तो महीने भर तो खूब अच्छे से पढ़ाई करी, लेकिन अब बीच में उनकी पढ़ाई में क्या है, बीच में कॉन्टिन्यूटी टूट गई। ठीक है, अब जब एग्जाम आने वाला होगा तो लास्ट के 1 मंथ में अब उनकी पढ़ाई फिर से तेजी गति पकड़ेगी, तो ऐसे लोगों को देखिए सिलेक्शन नहीं होता। अब इसमें से कुछ लोग होंगे जो कोचिंग में एडमिशन, जैसे हमारी संस्था में जिन्होंने एडमिशन लिया वो पहले दिन से लगे हुए हैं और जब तक एग्जाम नहीं होगा लास्ट दिन तक इसी तरह प्रयास करते रहेंगे, हमारे साथ सारी चीज़ों को तैयार करते रहेंगे। वही लोग अंतिम दिन पे सिलेक्शन लेकर दिखाएगा और जिनका देखिए सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद सारी चीज़ें बदल जाती हैं। लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, सब कुछ आता है, सिलेक्शन के बाद सब कुछ बदल जाता है। एक बार मेहनत करनी होती है और आपको तो हम बिल्कुल सटीक रणनीति और गाइडेंस लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से बस पढ़ते चलिए। आप सब लोग देखिएगा कितना अच्छा पेपर आप लोग करके आएंगे अदर लोगों की तुलना में। अदर लोगों की तुलना में पेपर किसी भी लेवल का बने, हार्ड बने, कॉन्सेप्चुअली बने, फैक्चुअली बने, हर तरीके के लिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो बस पढ़ना है, बाकी उधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है, लगातार पढ़ते चलिए। और एक बात और आपको कहना चाहूँगा, किसी को अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है या फिर समय समय पर मान लीजिए कुछ लोगों के साथ होता है डिमोटिवेट हो जाते हैं 2-3 दिन में, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उनके लिए मैं डायरेक्टली बोलना चाहूँगा, बिल्कुल निसंकोच होकर मुझे कॉल कर सकते हैं, निसंकोच होकर मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर डिमोटिवेशन है या कोई प्रॉब्लम है मुझे निश्चिंत होकर बिल्कुल बता सकते हैं। आपको देखिएगा बात करके कितना अच्छा लगेगा, एक बार आप मोटिवेट होकर फिर से अपनी पढ़ाई की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमेशा कांटेक्ट में रहना भी देखिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए मेरे कांटेक्ट में सभी लोग जरूर रहें। हो सकता हो मैं उस समय कॉल ना उठा पाऊं, लेकिन जब मैं फ्री होऊंगा जरूर आपका बैक कॉल करूंगा या फिर मैसेज का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल बस पढ़ाई को इसी तरह कंटिन्यू करते रहिए। अब अपने टॉपिक पर बात कर लेते हैं। हम लोगों ने अपना पिछली क्लास में मुगल काल स्टार्ट कर लिया था और मुगल काल में जितने भी क्रोनोलॉजी थी शासकों की वो मैंने सारी आपको बता दी थी। उम्मीद करता हूं क्रोनोलॉजी आपने एक बेहतरीन ढंग से बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर ली होगी, जो कि लोगों के लिए याद करना मुश्किल हो जाता है। वो आपको मैंने कितने अच्छे तरीके से पिछली क्लास में पूरी बताई है। अब इसके बाद अपना बाबर टॉपिक भी हमने, जो प्रथम शासक है जो मुगल वंश की स्थापना करता है, उसके बारे में भी हमने कुछ बेसिक बातें, उसका परिचय और भारत पर आक्रमण करने के कारण को समझ लिया था। बाबर को हमने अपने स्टार्ट किया था और उसमें हमने बाबर का परिचय से रिलेटेड जितनी बातें बन सकती थी वो सारी बता दी थी। बाबर ने आखिरकार भारत पर आक्रमण क्यों किया ये भी बता दिया था, कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें। अब तीसरा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कि भारत पर जो आक्रमण करता है तो कौन कौन से वो आक्रमण करता है। ठीक है, कौन कौन से वो आक्रमण करता है, तो मैंने आपको बताया था कि बाबर ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण 1519 में किया था। तोप खाने का जो उसने इंतजाम करवाया था, तोप खाने का इंतजाम करवाने के बाद 1519 में भीरा नामक जगह पर
बाबर ने प्रथम आक्रमण किया था। फिर अगेन 1519 में ही दूसरा आक्रमण बाबर का बाजौर नामक जगह पर होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा आक्रमण जो है भारत पर बाबर का 1520-21 की बात होती है, सियालकोट में होता है, सियालकोट को जीतता है। इसी तरह लगातार बाबर जीतता चला जा रहा था। इसी जीत के क्रम में चौथा आक्रमण बाबर जो है पंजाब पर कर देता है और पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी को हराता है, जिसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा था। भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को किन दो लोगों ने निमंत्रण भेजा था, पिछली क्लास में मैंने बताया है। एक दौलत खां लोधी ने, जो पंजाब का गवर्नर था, और दूसरा मेवाड़ के राजा, जिसकी मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, तो मेवाड़ के राजा राणा सांगा, जिनका वास्तविक नाम मैंने बताया संग्राम सिंह था। इन दो व्यक्तियों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था इब्राहिम लोधी के खिलाफ। इनकी ऐसी सोच थी कि इब्राहिम लोधी हार जाएगा, बाबर भारत पर आएगा, जैसा कि पिछले उसके शासकों ने किया, धन लूटेगा और अपने देश वापस चला जाएगा। इसके बाद हम आराम से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन ये उनकी सोच थी, दौलत खां लोधी की और राणा सांगा की सोच थी। लेकिन बाबर के दिमाग में तो लगातार कुछ अलग ही योजना चल रही थी। वो भारत पर आकर पूरा यहाँ पर साम्राज्य अपना विस्तार करना चाहता था, ठीक है। तो अब बाबर के समय क्या क्या युद्ध हुए, अब उन पे हम आज चर्चा करते हैं, जो पिछली क्लास में हमने छोड़ा हुआ था। तो प्रथम युद्ध की बात करते हैं। इसके पहले हमने 4 युद्ध आपको बता दिए थे, ठीक है। ये बाबर का जो 5वां युद्ध होता है, कौन सा युद्ध होता है ये बाबर का 5वां युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध। भारत पर यह बाबर का 5वां आक्रमण होता है, लेकिन पानीपत का यह प्रथम युद्ध होता है, क्योंकि पानीपत पर आगे चल के और भी युद्ध होते हैं, इसलिए इस युद्ध को पानीपत का प्रथम युद्ध बोला गया, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनेगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो सीधा सा आपको याद रखना है 21 अप्रैल भी याद रखेंगे पेपर में। अब पेपर का लेवल बढ़ रहा है तो लगातार डेट के साथ साथ महीना भी आएगा, डेट भी आएगी, ईयर भी आएगा। तो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है। तो सीधी सी बात, अब आपको कॉमन सेंस यूज करना है कि भारत पे बाबर का ये कौन से नंबर का आक्रमण होता है, कौन सा ये मुद्दा बनेगा, कौन से नंबर का आक्रमण होता है भारत पर ये बाबर का। तो सीधी से आपको मैंने बताया, इसके पहले बाबर देखिए 4 आक्रमण कर चुका है। 1519 में भीरा बाजौर, 1520-21 में सियालकोट, 1525 में पंजाब पर, तो ये 1526 में भारत पर बाबर का ये 5वां आक्रमण है। तो सीधा सा इसको लिख लेंगे, भारत पर 5वां आक्रमण है बाबर का, ठीक है। भारत पर 5वां आक्रमण है। अब इसके बाद यह आक्रमण किनके बीच में होता है, तो बाबर वर्सेस दिल्ली सल्तनत में उस समय लोधी वंश की सत्ता थी, तो इब्राहिम लोधी के बीच में। अंतिम राजा लोधी वंश का कौन है? इब्राहिम लोधी, अंतिम शासक। तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में ये युद्ध होता है। इब्राहिम लोधी की हार होती है इस युद्ध में, बाबर जीत जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब यहीं से एक मुद्दा निकल के आता है कि ये पानीपत जो है ये कहां पर जगह पड़ती है, पानीपत कहां पर जगह पड़ती है? तो पानीपत जो है हरियाणा में ये जगह है, हरियाणा में एक जगह होती है पानीपत, वहीं पर यह युद्ध लड़ा गया, ठीक। तो आपको याद रखना है पानीपत जगह कहां पर है, हरियाणा में। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आपको फैक्ट तथ्य और बता दूं, बाबर का मतलब क्या होता है? ये लोगों को ये चीजें पता नहीं होती है, मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें, पेपर में क्वेश्चन कहीं से बन सकता है। बाबर का मतलब होता है सीधे से सिंह या फिर शेर, ये तथ्य भी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये युद्ध जो है बाबर तथा इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया, बाबर की जीत हुई, इब्राहिम लोधी हार गया, ठीक है। अब इस युद्ध में और क्या क्या बाबर ने किया, तो सबसे पहला क्वेश्चन निकल के ये आएगा कि इस युद्ध को जीतने में बाबर ने किन पद्धतियों का यूज किया था, जिनकी वजह से बाबर को जीत मिली थी इब्राहिम लोधी के खिलाफ। तो बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा पद्धति का यूज किया था, तुलगमा पद्धति, ठीक है, तुलगमा पद्धति का यूज किया था। साथ में उस्मानी पद्धति का भी यूज किया था। अब तुलगमा पद्धति क्या थी वो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बताया था। तुलगमा पद्धति कहां पर यूज की गई थी इसके पहले?
तो वही तुलगमा पद्धति है जो उज्बेकों ने बाबर को हराने में की थी। शैबानी खां उज्बेक ने तुलगमा पद्धति का यूज किया था जब बाबर से उसके राज्य फरगना को छीन लिया था और बाबर दर दर की ठोकरें खाने को विवश हो गया था। तो वही तुलगमा पद्धति मैंने बताया भी था क्या होता है इसमें जो तुलगमा पद्धति की यूज करता है जो पक्ष, उसमें होता क्या है, सामने से जो कम सैनिक होते हैं अगल बगल से ज्यादा सैनिक की टुकड़ी होती है, और सामने वाली सेना पर अगल बगल के जो सैनिक होते हैं वो पीछे से वार करते हैं। ठीक है, वो पीछे से वार करते हैं और सामने के सैनिक कम होते हैं। ठीक है, तो ये तुलगमा पद्धति आपको मैंने पिछले वीडियो में बकायदा अच्छे से बताया हुआ है। अब उस्मानी पद्धति क्या है, तो जाहिर सी बात है पेपर में क्वेश्चन जो है इनके नाम से आता है कि बाबर ने तुलगमा पद्धति और उस्मानी पद्धति का जो यूज किया था किस युद्ध में किया था, पानीपत के युद्ध में। घुमा के पूछेगा पानीपत के युद्ध को जीतने में बाबर ने किन पद्धति का यूज किया था, तुलगमा पद्धति और उस्मानी पद्धति। अब उस्मानी पद्धति होता क्या है, तो उस्मानी पद्धति में क्या होता है, दो तोपें जो होती है दो तोपों को आपस में जोड़कर आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसे उस्मानी पद्धति बोलते हैं। ठीक है, और क्या बाबर ने इस युद्ध के दौरान किया, तो इस युद्ध में जो बाबर जीत जाता है तो वो काबुल वासियों को एक एक प्रत्येक घर में चांदी का सिक्का, जिसे शाहरुख भी बोलते हैं, चांदी का सिक्का उपहार में देता है। चांदी का सिक्का प्रत्येक घर में काबुल वासियों को उपहार में देता है, जिससे काबुल वासी जो बड़े खुश होते हैं। और बाबर की इस दानता को देखकर काबुल वासी बाबर को एक उपाधि देते हैं। कौन सी उपाधि, कलंदर की उपाधि, कि बाबर तो बहुत बड़ा कलंदर है। ठीक है, तो कलंदर की उपाधि किसकी होती है, बाबर की। कलंदर की उपाधि से कौन जाना जाता है, बाबर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट मार्क लगा लीजिएगा। कलंदर की उपाधि किसकी होती है, बाबर की। क्यों देता है कलंदर की उपाधि, किसने दी थी, काबुल वासियों ने दी थी बाबर को। काबुल वासियों ने दी थी, काबुल वासियों ने बाबर को उपाधि दी थी। क्यों दी थी, क्योंकि बाबर ने इस युद्ध को जीतने के बाद प्रत्येक काबुलवासी के घर में एक एक चांदी का सिक्का उपहार में दिया हुआ था। तो पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि चांदी का सिक्का बाबर ने उपहार में काबुलवासियों को दिया था। उसके उपलक्ष्य में काबुलवासियों ने बदले में बाबर को कौन सी उपाधि दी थी, कलंदर की उपाधि दी हुई थी बाबर ने। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट इस युद्ध से रिलेटेड हैं। और भी कुछ फैक्ट बनते हैं, उनको देख लेते हैं। और क्या क्या फैक्ट देखिए इस पानीपत के युद्ध से, प्रथम युद्ध से बनते हैं। तो पहले भी क्वेश्चन देखिए आईएएस में भी पूछा गया है, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ उससे क्वेश्चन पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। और हर परीक्षा के अकॉर्डिंग उसका आंसर जो है परीक्षाओं के अकॉर्डिंग अलग अलग सही माना गया। अब किस परीक्षा में कौन सा ऑप्शन सही माना गया वो बताता हूं। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध बाबर जीतता है, तो इस पानीपत को प्रथम युद्ध को जीतने में बाबर श्रेय जो है किन व्यक्तियों को, किन चीजों को देता है, जीत का श्रेय जो है बाबर किसको देता है, जीत का श्रेय बाबर जो है किसको देता है। तो अब इसमें दो टाइप के देखिए आंसर आपको लिखे हुए पेपर में ऑप्शन मिलेंगे। पहला, जीत का श्रेय जो बाबर देता है तीरंदाजों को, धनुर्धारियों को देता है, तीरंदाजों को देता है, तीरंदाजों एवं घुड़सवारों को जीत का श्रेय बाबर देता है। इसके बाद और किसको जीत का श्रेय देता है बाबर, सैन्य कुशलता को तथा तोप खाने को, जो तोप खाना तैयार करवाया था उसको जीत का श्रेय उसको भी देता है, सैन्य कुशलता को एंड तोप खाने को। अब पीसीएस वाले ध्यान देंगे, पहले पेपर में जब भी ये क्वेश्चन पिछली बार आया था कि बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था तो उसमें जीत का श्रेय किसको दिया था, तो सीधे से आप याद करेंगे तोप खाना। यूपी पीसीएस वाले इसको याद करेंगे, इसको आयोग सही आंसर मानता है। तो बाबर ने पानीपत को प्रथम युद्ध को जीतने में तोप खाने को श्रेय दिया हुआ था। ठीक है, अब इसके पहले आईएएस की परीक्षा में क्वेश्चन जब ये आया था तब आईएएस की परीक्षा में इसका आंसर जो है तीरंदाज सही आंसर माना गया था। तो अलग अलग को पेपर में अलग अलग टाइप से इसमें आंसर डाले गए। तो आपको पता होना चाहिए बाबर ने इसमें जीत का श्रेय किसको दिया था, तीरंदाजों घुड़सवारों को, सैन्य कुशलता, तोप खाने को। पीसीएस वालों को ये याद रखना है, तोप खाने को बाबर ने सबसे ज्यादा जीत का श्रेय दिया हुआ था। ठीक, अब इसमें और क्या अगला मुद्दा निकल के आता है, तो
तो इसमें आपको बता दूं, जो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ता है, तो इस युद्ध में बाबर का बड़ा पुत्र हुमायूं भी बाबर के साथ होता है। तो इसी युद्ध में हुमायूं को ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। अब ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत कहां से आ गए? तो ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ रहे थे, अर्थात इब्राहिम लोदी को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे। इब्राहिम लोदी और ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत साथ में सहयोग एक दूसरे का करते हुए बाबर के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इब्राहिम लोदी की हार होती है, ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत की हार होती है, ठीक है। और जब हार होती है तो विक्रमाजीत से हुमायूं को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। तो कोहिनूर हीरा इस युद्ध के दौरान प्राप्त हुआ। कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। किसे प्राप्त हुआ? कोहिनूर हीरा जो है किसे प्राप्त हुआ? हुमायूं को प्राप्त हुआ। हुमायूं को, क्योंकि इस युद्ध के दौरान हुमायूं भी बाबर के साथ में था। हुमायूं को किससे प्राप्त हुआ? ग्वालियर राजा विक्रमाजीत से। ग्वालियर राजा विक्रमाजीत से हुमायूं को इस युद्ध के दौरान कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। और क्या मुद्दा यहां पर निकल के आता है? तो जब बाबर की पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत हो जाती है, इब्राहिम लोदी हार जाता है, तो सीधी सी बात है बाबर का दिल्ली और आगरा पर कब्जा हो जाता है। दिल्ली एंड आगरा पर बाबर का कब्जा हो जाता है। आगरा पर कब्जा, ठीक। अब जब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत हासिल कर ली, दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया, अब बाबर का दिमाग और चलना स्टार्ट हुआ। क्या सोचा बाबर ने? बाबर ने सोचा कि हमने अपने रास्ते के एक कांटे को तो निकाल दिया, अब हम चैन से शासन करेंगे। लेकिन बाबर को फिर ये याद आया कि अभी कांटा एक और बाकी है। कौन कांटा? वही मेवाड़ का राजा राणा सांगा, जिसने बाबर को आमंत्रित किया था आक्रमण करने के लिए भारत पर। तब बाबर ने सोचा कि अगर ये अभी भी अगर इसके खिलाफ हमने आक्रमण नहीं किया, इसके हिंदू राज्य को हमने जीता नहीं, तो ये मेवाड़ का राजा हमको यहाँ पर आराम से शासन करने नहीं देगा, क्योंकि उसके मनसा तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की गद्दी को हासिल करना ही था, तभी तो उसने हमको यहाँ पर आमंत्रित किया। तो बाबर क्या है, बाबर एक मौका ढूंढता है, मौका की तलाश कर रहा होता है कि कोई हमको बहाना मिले जिससे हम मेवाड़ के राजा राणा सांगा के खिलाफ आक्रमण कर दें। तो बाबर इस युद्ध के बाद एक बात फैलाना स्टार्ट करता है। क्या बात फैलाना स्टार्ट करता है? कि मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने ही मुझे आक्रमण करने के लिए भारत पर आमंत्रित किया था कि इब्राहिम लोदी हार जाए, ठीक है, लेकिन मैंने उसके कहने पर आक्रमण तो कर दिया भारत पर, लेकिन इब्राहिम लोदी ने अपनी कोई भी मदद मेरी नहीं की। मैं आ तो गया आक्रमण करने, मान लो मेरी जीत हो गई, लेकिन अगर मेरी इस युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती या फिर कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता मेरे साथ, तो फिर मेरा क्या होता? कौन जिम्मेदार होता? इन्होंने तो हमारी कोई मदद नहीं करी, लेकिन हम इनके कहने पर युद्ध करने आ गए। इस बात की सजा राणा सांगा को मिलनी ही चाहिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखकर बाबर जो है नई रणनीति बनाता है और अगला युद्ध होता है कौन सा? खानवा का युद्ध। किनके बीच में? बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में अगला युद्ध होता है खानवा का युद्ध। अब युद्ध सारे सीरियल से देखिए याद रखने। पहला पानीपत का युद्ध होता है 1526 में, अगला युद्ध जो है खानवा का युद्ध होता है 1527 में, ठीक है। तो अब खानवे के युद्ध को देखते हैं डिटेल में। तो दूसरा युद्ध होता है हमारा खानवा का युद्ध। पहला हमने पानीपत का प्रथम युद्ध अच्छे से समझ लिया, अब इसके बाद अगला युद्ध होता है खानवा का युद्ध। कब हुआ? 1527 की बात होती है, वही मार्च का महीना 1527 में खानवा का युद्ध होता है। तो सबसे पहला मुद्दा ये बनता है कि जो खानवा जगह है ये कहाँ पर है? तो ये आगरा के समीप जगह थी ये खानवा, ठीक है। तो ये जगह सीधा सा आप याद रखेंगे, आगरा के समीप ये जगह थी। किनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया? बाबर वर्सेस राणा सांगा,
जो राजपूत राजा, हिंदू राजा राणा सांगा थे, उनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया। ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी राणा सांगा की इस युद्ध में हार हुई और बाबर की जीत हुई। अब इस युद्ध को बाबर ने एक नया रूप, नया मोड़ प्रदान किया। किस तरीके से? आपने देखा होगा जो पानीपत का प्रथम युद्ध है उसमें दोनों तरफ, चाहे इब्राहिम लोदी हो या बाबर हो, दोनों ही इस्लाम जगत को, इस्लाम को मानने वाले, मुस्लिम धर्म के लोग, इस्लाम धर्म के लोग, इस्लामी लोग, ठीक है, दोनों पक्ष ही इस्लामी जगत के लोग, दोनों पक्ष ही मुस्लिम लोग थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या था, बाबर तो मुसलमान और राणा सांगा हिंदू राजा। तो इस युद्ध को बाबर ने धर्म के नाम पर मोड़ दिया पूरी तरीके से। अपनी सेना को बाबर ललकारते हुए बोलता है कि ये युद्ध धर्म का युद्ध है, ठीक है, ये युद्ध धर्म का युद्ध है और धर्म के नाम पर हमें इस युद्ध को लड़ना है, क्योंकि इस बार सामने हमारे हिंदू राजा है, ठीक है। तो इसने, बाबर ने धर्म के नाम पर इस युद्ध को कन्वर्ट कर दिया। और जब धर्म के नाम पर बाबर ने इस युद्ध को कन्वर्ट किया तो क्या किया बाबर ने इस युद्ध में? सर्वप्रथम बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया, जिहाद का नारा दिया। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि बाबर ने सर्वप्रथम जिहाद का नारा किस युद्ध के दौरान दिया था भारत में? खानवा के युद्ध के दौरान बाबर ने सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा सर्वप्रथम किस युद्ध के दौरान दिया गया था? खानवा युद्ध के दौरान। किसने दिया था सर्वप्रथम? बाबर ने दिया था भारत में इस नारे को सर्वप्रथम। अब ये क्वेश्चन आएगा कि जिहाद का मतलब क्या होता है? आपने रट तो लिया, पहले सुना भी होगा। तो जिहाद का मतलब होता है सीधा सीधा धर्म के नाम पर लड़ा गया युद्ध, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर जो लड़ा गया युद्ध होता है, धर्म के नाम पर लड़ा गया युद्ध, उसको जिहाद बोलते हैं। तो जिहाद का नारा दिया बाबर ने इस युद्ध में। और बाबर ने एक इसी युद्ध के दौरान गाजी की उपाधि भी धारण करी। बाबर ने जिहाद का नारा दिया और गाजी की भी उपाधि धारण की। अब गाजी की उपाधि बाबर ने धारण क्यों की? तो इस्लाम धर्म में गाजी शब्द उनके नाम में लगता है जो धर्म के नाम पर लड़ने वाले योद्धा होते हैं। तो गाजी का सीधा सा मतलब आप जान लीजिए, जो धर्म के नाम पर लड़ने वाले योद्धा, धर्म के नाम पर लड़ने वाले योद्धा, धर्म के नाम पर जो लड़ने वाले योद्धा होते हैं उनको हम गाजी बोलते हैं इस्लामी धर्म में, ठीक है। तो बाबर ने इस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की, सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया। युद्ध किनके बीच में लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा के बीच में। खानवा का युद्ध, खानवा जगह कहाँ पर है? आगरा के समीप। 1527 में यह युद्ध लड़ा गया। और क्या क्या बाबर ने इस युद्ध में किया? तो बाबर ने अपनी सेना को ललकारते हुए बोला कि सामने हमारे हिंदू राजा है, इस राजा को हराना है, और अगर हम इस हिंदू राज्य को हरा देते हैं तब बाबर बोलता है कि मैं तमगा नामक कर माफ कर दूंगा। तमगा नामक कर, या कहीं कहीं पर अल तमगा भी लिखा मिल जाएगा। तो बाबर ने अल तमगा या तमगा नामक कर जो है मुस्लिम भाइयों के ऊपर से, काबुल निवासियों के ऊपर से किस युद्ध के दौरान समाप्त कर दिया था? खानवा युद्ध के दौरान। अब देखिए लगातार बाबर अच्छे काम करता जा रहा है, क्योंकि लगातार युद्ध जीतता जा रहा है। प्रथम युद्ध में बाबर जो है चांदी के सिक्के दान देता है, गिफ्ट देता है काबुल वासियों को, जिसकी वजह से उसको कलंदर की उपाधि मिलती है। खानवा के युद्ध में बाबर जो है तमगा नामक कर समाप्त कर देता है। तो यहीं से मुद्दा निकल के आएगा तमगा, तमगा नामक कर, या फिर कहीं कहीं पर भी, कहीं कहीं पर अल तमगा भी लिखा मिल जाएगा आपको। अल तमगा नामक कर बाबर ने समाप्त कर दिया। क्वेश्चन ये आया हुआ है पहले पेपर में कि बाबर ने तमगा नामक कर जो है किस युद्ध के बाद समाप्त किया था? खानवा युद्ध के बाद जो है बाबर ने अल तमगा या तमगा नामक कर जो है समाप्त कर दिया था। और बाबर ने इस युद्ध में और क्या क्या किया? और बाबर ने इस युद्ध में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कर दी जो लोगों को पता नहीं होता है, मदिरा पान को बैन कर दिया। इस्लामी लोगों के लिए मदिरा पान को बंद करवा दिया।
खुद तो मदिरापान को बंद ही किया बाबर ने, ये बात लोगों को पता नहीं होती है आमतौर पर। तो बाबर ने इस्लामी जो उनके भाई लोग थे, मुस्लिम भाई लोग थे, बाबर ने बोला कि इस हिंदू राजा को हराने के बाद हम मदिरापान नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे, ठीक है। तो पूरे इस्लामी भाइयों को जो है बाबर ने, मुस्लिम भाइयों को, इस्लाम जगत में मदिरापान को बाबर ने किसी युद्ध के बाद बंद करा दिया था, खानवा युद्ध के बाद बाबर ने बंद करा दिया था। तो ये आपकी खानवा युद्ध से संबंधित जितनी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती थी वो सारी हमने एक जगह पर समेट ली। अब अगला युद्ध जो बाबर का, अब अगली तारीख कौन सी आएगी, अगला ईयर कौन सा आएगा, 1528। तो 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध और 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में होता है, बाबर वर्सेस, उसमें भी राजपूत राजा होता है मेदिनी राय, वहां पर भी राजपूत राजा मेदिनी राय और बाबर के बीच में चंदेरी का युद्ध भी होता है। चंदेरी का युद्ध, सीरियल वाइज घटनाक्रम सारा आपको ईयर वाइज याद रखना है। अगला जो युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध होता है, कब होता है, 1528 में। हमने बाबर का आपको समय बताया था ना, 1526 से लेके 1530 तक का बाबर का समय होता है। तो 1528 तक की देखिए बात आ गई है। 1528 में बाबर का युद्ध जो है हमारा चंदेरी का युद्ध होता है। अब सबसे पहले मुद्दा ये बनेगा कि ये चंदेरी जगह कहाँ पर है। तो चंदेरी जगह जो है हमारी मालवा और बुंदेलखंड के जो बीच का क्षेत्र है, ठीक है, मालवा और बुंदेलखंड के जो बीच का क्षेत्र है वो चंदेरी जगह वहीं पर पड़ती है। मालवा एंड बुंदेलखंड के बीच का क्षेत्र, बुंदेलखंड के बीच का क्षेत्र। अब चंदेरी का युद्ध जो है किनके बीच में हुआ, तो ये युद्ध भी बाबर वर्सेस राजपूत राजा, राणा सांगा भी राजपूत राजा, हिंदू राजा थे, और ये भी जो हमारे राजपूत राजा कौन, मेदिनी राय के बीच में ये युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई, ऑब्वियस सी बात है, और मेदिनी राय हार जाते हैं। और ये भी युद्ध देखिए धर्म के नाम पर ही बाबर लड़ता है, क्योंकि इसमें भी एक तरफ मुस्लिम शासक और दूसरी तरफ हिंदू राजा, ठीक है। तो इस युद्ध में भी जाहिर सी बात है बाबर क्या करता है, जिहाद का नारा देता है, क्योंकि हमने आपको बताया जिहाद का मतलब ही होता है धर्म के नाम पर लड़ा गया युद्ध। तो इस युद्ध में बाबर अगेन जो है हमारा जिहाद का नारा देता है। और क्या इंपॉर्टेंट बात होती है, तो इस युद्ध में राजपूतों का बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही भीषण नरसंहार बाबर करता है, बहुत ही भीषण। इसके बाद वो आदेश देता है कि जो राजपूत राजाओं की हत्या करी है उनकी, तो जो उनके सर हैं, उनकी जो मुंडी है, उसको काट कर एक दीवार बनाई जाए, ऐसा आदेश देता है बाबर। किताबों में लिखा हुआ है कि जो राजपूत राजा हैं उनकी मुंडी काट कर एक मीनार बनाई जाए। तो इस युद्ध में बाबर क्या और करता है, राजपूत राजाओं के सिर की दीवार या फिर मीनार बनवाता है, ठीक है। उनकी मुंडियां कटवाकर एक के ऊपर एक रख के मुंडियां एक दीवार या मीनार जैसी बनवाने का आदेश देता है, बनवाता है ये हमारा बाबर, ठीक है। तो और क्या होता है, तो इसी युद्ध के दौरान जब राजपूत राजाओं के सिर की मीनार, बहुत ही भीषण नरसंहार राजपूत राजाओं का बाबर करता है, तो जो राजपूत महिलाएं होती हैं, राजपूत महिलाएं सामूहिक रूप से इसी युद्ध के दौरान जौहर व्रत करती हैं, सामूहिक रूप से जौहर व्रत करती हैं। और जौहर व्रत और सती प्रथा में देखिए क्या अंतर है, यहीं पे मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। सती प्रथा में जो एक स्त्री केंद्र में होती है, एक स्त्री आत्मदाह करती है अकेले सती प्रथा में,
ठीक है। और जौहर व्रत में कई सारे लोग मिलकर आत्मदाह करते हैं, आत्महत्या करते हैं। तो इसमें जो राजपूत महिलाएं हैं, राजपूत महिलाओं ने इसी युद्ध के दौरान राजपूत महिलाओं ने क्या किया था? जौहर व्रत किया था, मतलब सामूहिक रूप से आत्मदाह किया था, जौहर व्रत किया था। क्वेश्चन आएगा पेपर में कि जौहर व्रत राजपूत महिलाओं ने किस युद्ध के दौरान किया था? चंदेरी युद्ध के दौरान, ठीक है। किस युद्ध के दौरान बाबर ने आदेश दिया था कि राजपूत राजाओं के सिर की दीवार या मीनार बनाई जाए? चंदेरी युद्ध के दौरान। किनके बीच में चंदेरी युद्ध हुआ था? बाबर और राजपूत राजा मेदिनी राय के बीच। चंदेरी जगह कहाँ पर पड़ती है? मालवा और बुंदेलखंड के बीच का क्षेत्र है। कब हुआ था ये चंदेरी का युद्ध? 1528 ईस्वी में। अब इसके बाद अगला ईयर फिर आता है। अब देखिए लगातार बाबर जो है भारत में क्षेत्र जीतता चला जाता है और विस्तार अपने क्षेत्र को करता चला जाता है। अगला ईयर आता है 1529 की घटना। फिर 1529 में कौन सा युद्ध होता है? तो 1529 में जो है हमारा घाघरा या फिर उसी को बनारस का युद्ध ही बोलते हैं। तो घाघरा या फिर बनारस का युद्ध 1529 में होता है। तो अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो अगला युद्ध जो है हमारा घाघरा या फिर बनारस का युद्ध। कई किताबों में आपको घाघरा का युद्ध लिखा हुआ मिल जाएगा या फिर इसी को बनारस का भी युद्ध बोलते हैं, ठीक। कब हुआ ये युद्ध? 1529 की घटना, ठीक है। तो अब आपको देखिए इसी तरह वर्षवार क्रम से बिल्कुल सारे युद्ध याद रखने हैं। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा या फिर बनारस का युद्ध। अब ये युद्ध किनके बीच हुआ? सबसे पहले तो ये देख लें। तो बाबर वर्सेस जो बंगाल और बिहार के अफगानी लोग थे, अफगानी शासक थे, उनके बीच जो है हमारा बाबर का युद्ध, आपस में उनके खिलाफ जो है युद्ध होता है। तो बंगाल प्लस बिहार के अफगानी सैनिक या फिर अफगानी शासक जो थे, अफगानी शासक के बीच ये युद्ध होता है। अब इस युद्ध में भी जाहिर सी बात है बाबर की जीत होती है और अफगानी शासक की हार होती है। अब यहीं से देखिए कि जो इब्राहिम लोदी जो प्रथम जो लोदी वंश था वो प्रथम अफगान वंश के लोग थे। तो बाबर ने देखिए अफगानों को वहां पर ख़त्म कर दिया था, लेकिन जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, लेकिन वहां पर अफगान पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए थे, क्योंकि अफगानी जो लोग थे वो कई क्षेत्रों में भारत के बटे हुए थे, कई क्षेत्रों में। अब जब इब्राहिम लोदी को बाबर हरा देता है, वहां पर अफगानी लोगों की सत्ता खत्म हो जाती है, लोदी वंश का समापन हो जाता है, तो अफगानी लोग लगातार संगठित होने का लगातार प्रयास कर रहे थे, एक बार दिल्ली की गद्दी फिर से पाना चाहते थे। तो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में कई अफगानी शासक शासन कर रहे थे। तो उनको जब मौका मिलता है तो बाबर के खिलाफ जो है ये लोग आपस में संगठित होकर अफगानी शासक लोग युद्ध लड़ते हैं, जिसमें जो हमारा घाघरा था बनारस के युद्ध के नाम से जाना गया। अब इस युद्ध में सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यहां से निकलेगा, जो पीसीएस वाले हैं वो खासकर ध्यान दें, जो बंगाल और बिहार की तरफ से, बंगाल और बिहार की तरफ से कौन सा अफगानी शासक, किसके नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया? तो उसका नाम था, जो लोगों को पता नहीं होता है, ये ध्यान देंगे, महमूद खां लोदी। जो अफगानी था महमूद खां लोदी के नेतृत्व में ये युद्ध अफगानियों की तरफ से लड़ा गया, ठीक। अब इसी में से एक क्वेश्चन और निकलेगा, ये सब पीसीएस के लिए बता रहा हूँ, डिटेल में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस समय बंगाल का शासक कौन था? तो बंगाल का शासक था उस समय नुसरत शाह। तो क्वेश्चन निकल के आता है, जो हमारा घाघरा या बनारस का युद्ध हुआ था, तो उसमें किस बंगाल के शासक ने अफगानियों की मदद करी थी, ठीक है। तो नुसरत शाह ने महमूद खां लोदी की मदद करी थी बाबर के खिलाफ युद्ध को लड़ने में। बावजूद इसके बाबर जीत जाता है और बिहार और बंगाल के अफगानी शासक, अफगानी सेना हार जाती है। अब यहाँ पे याद करने वाली बात यह है कि कौन कौन से, किसके नेतृत्व में अफगानी शासक, अफगानी युद्ध लोग लड़ रहे थे, अफगानी सेना लड़ रही थी? तो महमूद खां लोदी। और उस समय बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह। ये इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बातें हैं।
और क्या क्या अब इस युद्ध के दौरान बातें हुई, तो बाबर जो है लगातार 1526 से युद्ध लड़ता ही चला जा रहा था, लगातार जीत हासिल करता जा रहा था। बाबर और बाबर की सेना पूरी तरह से अब थक चुके थे, युद्ध जीत के अब युद्ध लड़ते लड़ते थक चुके थे। तब बाबर को 1529 में घाघरा युद्ध जीतने के बाद अपने काबुल की याद आती है। तो बाबर इस युद्ध को जीतने के बाद काबुल की तरफ प्रस्थान करता है अपनी सेना को लेकर, कहता है कि अब हम बहुत युद्ध लड़ चुके, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, अब काबुल के भी हाल चाल ले आएं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो काबुल की ओर जब वो प्रस्थान करता है, लेकिन वो काबुल बाबर पहुँच नहीं पाता है, और पहुँचने के पहले ही लाहौर में 1530 की बात आ जाती है। 1530 में लाहौर में बाबर की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है, जब घाघरा का युद्ध 1530 में बाबर जीत लेता है, तो जब वो काबुल की तरफ प्रस्थान करता है वापस, तो उसमें क्या होता है, 1530 में काबुल पहुंचने के पहले ही 1530 में लाहौर में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु हो जाती है। जब लाहौर में बाबर की मृत्यु हो जाती है, तो लाहौर से जो है बाबर का जो शव है वो कहाँ पर लाया जाता है, कहाँ पर लाकर दफनाया जाता है, तो आगरा में लाया जाता है। आगरा के आराम बाग में, आपने सुन रखा होगा आराम बाग का नाम। आगरा के आराम बाग में इनको आराम दे दिया जाता है, मतलब इनको दफना दिया जाता है आराम बाग में। ठीक है, आराम बाग में इनको दफना दिया जाता है। अब जब दफना दिया जाता है, तब यहाँ से समझने वाली ये बात है कि बाबर का मकबरा आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि काबुल आपको किताब में लिखा मिला होगा, लेकिन अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि जब आगरा के आराम बाग में इसको दफनाया गया, तो इसका मकबरा तो आगरा में होना चाहिए। तो लेकिन होता क्या है, वो मैं आप आगे की कहानी बताता हूँ। जब आराम बाग में इनको दफना दिया जाता है, तो जो इनकी बाबर की पत्नी होती हैं, थोड़ा सा हिम्मत जुटाती हैं आगे चलकर, और शेर शाह सूरी के समय जब सूरवंश चल रहा होता है, शेर शाह सूरी के समय जो इनके कब्र में दबे हुए अवशेष थे, जो भी थोड़े बहुत अवशेष बचे हुए थे आगरा के आराम बाग में, उनको वापस से बाबर की पत्नी खुदवाती हैं, और खुदवा कर बाबर की पत्नी कहाँ ले जाती हैं, वापस काबुल ले जाती हैं। क्यों ले जाती हैं, क्योंकि बाबर जो है काबुल लौटता होता है, उसी दौरान उसकी मृत्यु लाहौर में हो जाती है। तो बाबर की अंतिम इच्छा तो काबुल जाने की होती है ना। तो बाबर की पत्नी जो है वापस बाबर के जो बचे कुछ अवशेष हैं काबुल ले जाती हैं, और काबुल में अंतिम रूप से अंततः इनके बचे हुए अवशेषों को दफना देती हैं। तो वहीं पर इनकी कब्र बना दी जाती है। तो यहीं से क्वेश्चन आएगा कि बाबर का जो मकबरा होता है, बाबर का मकबरा कहाँ पर है, तो सीधा सा अब इसका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, बाबर का मकबरा काबुल में है। मकबरों से क्वेश्चन जरूर आता है, सबका मैंने मकबरा बताया हुआ है कहाँ कहाँ पर है। तो बाबर का मकबरा कहाँ पर है, काबुल में है। ठीक है, ये बात अच्छे से याद कर लीजिए। अब ये बाबर के युद्ध से संबंधित देखिए सारी बातें हो गई। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, और 1529 में घाघरा या बनारस का युद्ध। ठीक है, तो बाबर की मृत्यु भी हो गई 1530 में, और उसका मकबरा भी हमने बता दिया, काबुल में बाबर का मकबरा होता है। अब इसके बाद बाबर से रिलेटेड कुछ अन्य तथ्य भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। ठीक है, तो अब अन्य तथ्यों की हम बात कर लेते हैं डिटेल में। अब अन्य तथ्यों में देखिए क्या क्या आपको समझना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा अन्य तथ्यों में। ठीक, तो सबसे पहला मुद्दा तो निकल के आएगा कि बाबर जो है बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। बाबर जो है बहुत ही विद्वान था। ठीक, अब विद्वान था तो बाबर क्या करता है, तो बाबर तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखता है। अब मेरे इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपनी आत्मकथा बाबर ने किस भाषा में लिखी हुई थी, अपनी हैंड रिटेन, अपने हाथों से, तुर्की भाषा में। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ही ज़्यादा है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क लगा लीजिएगा। तुर्की भाषा में आत्मकथा लिखी, बाबर ने खुद की आत्मकथा लिखी थी। ठीक है,
तो मूल रूप से आत्मकथा जो है बाबर की किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। किस नाम से लिखी? आप सभी को यह बात पता होगी शायद, उम्मीद करता हूं, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। अब आप लोगों ने बाबरनामा भी इसका नाम सुन रखा होगा, लेकिन आज मैं सारे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है कि बाबरनामा उसका कब नाम हुआ, तुजुक ए बाबरी कब नाम हुआ। अभी इतना समझिए कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। किस नाम से लिखी थी? तुजुक ए बाबरी नाम से लिखी हुई थी। ठीक, अब तुजुक ए बाबरी से संबंधित देखिए दो मुद्दे बनते हैं। तुजुक ए बाबरी संबंधित दो मुद्दे बनते हैं इसके अनुवाद से लेकर। अब तुजुक ए बाबरी जो है हमारी किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में थी। अब इसका जो है अनुवाद करवाया जाता है बाद में चलकर। अनुवाद कौन लोग करते हैं? अब क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कौन करता है? सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में तुजुक ए बाबरी जो उसकी आत्मकथा थी, कौन अनुवाद करता है? तो उस व्यक्ति का नाम है M.S. ब्रेवरीज। M.S. ब्रेवरीज। तो बाबर का जो तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी, उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किस व्यक्ति ने किया था? तो M.S. ब्रेवरीज नामक व्यक्ति ने। और फारसी भाषा में किस व्यक्तियों ने अनुवाद किया था? फारसी भाषा में। फारसी में किन्होंने अनुवाद किया था? तो फारसी में जो है हमारा 3 व्यक्ति का नाम निकल के आता है। कौन कौन से? पायंदा खां। पायंदा खां, ठीक, पायंदा खां। इसके बाद और नाम निकल के आता है जैतुद्दीन ख्वाजा। जैतुद्दीन ख्वाजा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम निकल के आता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम निकल के आता है अब्दुर रहीम खान खाना। अब्दुर रहीम खान खाना। जो अकबर का जब समय आता है तो अकबर अब्दुर रहीम खान खाना को आदेश देता है कि मेरे दादाजी की जो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, जो कि उन्होंने तुर्की भाषा में लिखी थी, उसका फारसी भाषा में अनुवाद करो। तो अब्दुर रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक, तो अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति होती है और ये चीज़ जिसने समझ ली उसके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से मुद्दा निकलेगा क्या। और एक चीज़ आपको मैं पहले बता दूं, जो अब्दुर रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया, तो किस नाम से अनुवाद किया इन्होंने? अब बाबरनामा निकल के आएगा। अब बाबरनामा निकल के आएगा। तो बाबरनामा नाम से अनुवाद किया। अनुवाद करने के बाद उनकी आत्मकथा की पुस्तक का नाम अब्दुर रहीम खान खाना ने बाबरनामा लिखा, रख दिया। ठीक है, तो देखिए सीधा सा आप यहाँ से पूरा समझिए कॉन्सेप्ट। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि बाबर ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। किस नाम से आत्मकथा थी? सर्वप्रथम तुजुक ए बाबरी नाम से। अब उसका अनुवाद जो है अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम M.S. ब्रेवरीज ने किया। M.S. ब्रेवरीज ने किया। अब यहाँ से एक चीज़ समझने वाली है कि जो तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी, उसका डायरेक्टली अनुवाद जो है किस व्यक्ति ने किया था? अंग्रेजी भाषा में M.S. ब्रेवरीज ने। ठीक है, लेकिन और भी व्यक्तियों का नाम आता है, 3 व्यक्तियों का नाम आता है। उनका नाम होता है किंग, इसके बाद लिडन और इसके बाद एस्किर्न। 3 और व्यक्तियों का नाम आता है, किंग, लिडन और एस्किर्न व्यक्तियों का नाम आता है। इन्होंने भी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था, लेकिन डायरेक्टली जो तुर्की भाषा में पुस्तक लिखी गई थी उसका डायरेक्ट अंग्रेजी भाषा में अनुवाद नहीं किया था। फारसी भाषा में जो पुस्तक लिखी गई थी बाबरनामा, उसका इन्होंने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। समझे आप लोग ये कॉन्सेप्ट कितना, ये चीज़ समझने वाली है कि अंग्रेजी भाषा में डायरेक्टली तुर्की भाषा से अंग्रेजी भाषा में डायरेक्टली अनुवाद किया था M.S. ब्रेवरीज ने, और किंग, लिडन और एस्किर्न ने बाबरनामा जो फारसी भाषा में ऑलरेडी ट्रांसलेट कर दी गई थी, तो उसी फारसी भाषा से बाद में चलकर अंग्रेजी भाषा में इन 3 व्यक्तियों ने अनुवाद किया हुआ था। ठीक है, ये कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। और इसके बाद फारसी भाषा में किन व्यक्तियों ने अनुवाद किया हुआ था?
पायंदा खान है, जैतुद्दीन ख्वाजा ने, अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका नाम बाबरनामा दिया हुआ था। तो ये बाबर से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया। अब बाबर ने कौन कौन सी अन्य पुस्तकें लिखी हुई थी उनके बारे में देख लेते हैं। अब अगला मुद्दा यहाँ पर जुड़ जाएगा पुस्तकों से रिलेटेड, कि बाबर ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी हुई थी। तो आपको एक तो मैंने बता दिया कि अपनी आत्मकथा तुझो के बाबरी तुर्की भाषा में बाबर ने लिखी हुई थी। और कौन कौन सी पुस्तक लिखी हुई थी, तो एक पुस्तक बाबर ने मुबैयान नाम से लिखी हुई थी। मुबैयान नाम से जो पुस्तक जो थी, क्या थी ये, मुस्लिम कानून पर आधारित थी। मुस्लिम नियम कानून पर आधारित थी पुस्तक, मुस्लिम कानून पर आधारित थी ये पुस्तक। मुबैयान नाम की पुस्तक बाबर ने लिखी हुई थी। ठीक है, इसके बाद जो बाबर जो था हमारा पद्य लिखने का भी शौकीन था, पोइट्री लिखने का भी शौकीन था, कविताएं वगैरह भी लिखा करते थे, पद्य संकलन भी किया करते थे। तो जो कई सारी कविताएं जो बाबर लिखते थे, जो पद्य लिखा करते थे, पोइट्री लिखा करते थे, तो उन्हीं का संकलन एक जगह पर किया गया। तो पद्य संकलन को एक नाम दिया गया, बोला गया दीवान। तो दीवान नामक पुस्तक में बाबर ने क्या लिखा हुआ, दीवान नामक पुस्तक में बाबर की जितनी भी पद्य से रिलेटेड चीज़ें हैं, पोइट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी एक जगह पर संकलित करके उस पुस्तक का नाम दीवान रख दिया गया। ठीक है, और बाबर को जो है खत लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था, खत लिखने का। तो उन्हीं सारे खतों को मिलाकर एक पुस्तक बनाई गई और पुस्तक का नाम बताया गया खत ए बाबरी। खत ए बाबरी, खत ए बाबरी, या फिर इसी को बोला गया रिसाल ए ऊसज। रिसाल ए ऊसज। ठीक, तो ये बाबर की पुस्तकों से संबंधित मुद्दे हो गए। 3 पुस्तकें आपको ध्यान में रखनी बाबर संबंधित, मुबैयान नामक पुस्तक, दीवान नामक पुस्तक और खत ए बाबरी या फिर रिसाल ए ऊसज नामक पुस्तक। और क्या क्या बाबर के से संबंधित अन्य तथ्य हो सकते हैं, तो देखिए भारत में नियमित रूप से तोप और बंदूक का उपयोग या फिर प्रवेश कराने का श्रेय किसको जाता है, बाबर को। भारत में नियमित रूप से तोप एंड बंदूक का उपयोग किसके समय से स्टार्ट हुआ, बाबर के समय से। इसके पहले विजयनगर और बहमनी के समय भी कुछ तोपों या बंदूकों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, वो नियमित नहीं था। क्वेश्चन इस पे या ध्यान दीजिएगा, नियमित रूप से लिख के आएगा पेपर में। भारत में नियमित रूप से तोप और बंदूक का उपयोग किसके समय किया गया था, या फिर तोप और बंदूक को भारत में प्रवेश कराने का श्रेय सबसे ज़्यादा किसको जाता है, बाबर को जाता है। तो ये बाबर संबंधित मुद्दे हो गए। और भी कुछ मुद्दे बनते हैं, वो समझ लेते हैं। इसके बाद बाबर हमारा पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा अच्छी तरीके से। अब इससे बाहर फिर क्वेश्चन बाबर से बन नहीं सकता, जितना मैंने आपको बता दिया डिटेल में। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रह गया है स्थापत्य कार्य से संबंधित। स्थापत्य कार्य से संबंधित, तो बाबर के समय क्या क्या स्थापत्य कार्य हुए थे। तो सबसे पहला तो मुद्दा आप ध्यान में देंगे, आगरा में बाबर को बाग बगीचों का बहुत ज़्यादा शौक था। तो आगरा में बाबर ने 2 बाग बनवाए थे। एक आपका आराम बाग, जिसमें बाबर को पहले दफनाया गया था, फिर यहीं से इसके अवशेषों को खुदवाकर बाद में काबुल में दफनाया गया था। तो आगरा में एक आराम बाग बाबर ने बनवाया था, और आगरा में ही एक बाग का नाम है जहरा बाग। जहरा बाग। अब ये जो आराम बाग है, इसी को किस और नाम से जाना जाता है, तो इसी आराम बाग को फर्स्ट मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट मुगल गार्डन कौन सा था, आराम बाग। फर्स्ट मुगल गार्डन कौन सा था, जो राष्ट्रपति वाला है वो मुगल गार्डन है, लेकिन यहाँ पर इस शब्द पे ध्यान दीजिए, प्रथम मुगल गार्डन कौन सा था, आराम बाग। इसी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, नूर ए अफगान। नूर ए अफगान किसको कहा जाता है,
जो हमारा आगरा का आराम बाग है उसको नूर ए अफगान भी कहा जाता है, या फिर प्रथम मुगल गार्डन कौन सा था, आराम बाग था। ये बाग बगीचों से संबंधित बातें हो गई। और क्या क्या बाबर के समय स्थापत्य कार्य हुए? बाबरी मस्जिद बनवाई गई। कहाँ कहाँ पर बाबरी मस्जिद बनवाई गई? तो एक तो अयोध्या में बनवाई गई, अयोध्या में, और एक बनाई गई संभलपुर में, अयोध्या में जो विवाद में जो अभी तक चल रही थी, अयोध्या में किसने बाबरी मस्जिद बनवाई थी? तो बाबर का ही एक सेनापति था जिसका नाम था मीर बांकी। ठीक, मीर बांकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई थी। और संभलपुर में किसने बनवाई थी बाबरी मस्जिद? हिंदू बेग। ये भी बाबर का ही एक सेनापति था, हिंदू बेग ने। क्या किया था इन दोनों ने बाबरी मस्जिद बनवाई हुई थी, बाबरी मस्जिद बनवाई हुई थी। ठीक है, वहीं ये मस्जिद बनी हुई थी बाबरी मस्जिद, एक अयोध्या में, एक संबलपुर में। किन्होंने बनाई थी? बता दिया आपको, मीर बांकी ने अयोध्या में बनाई थी और हिंदू बेग ने संबलपुर में बनाई थी। बाबर के समय ही एक और मस्जिद बनाई गई थी, जब बाबर जो है हरियाणा में जो जगह थी पानीपत का युद्ध जब जीतता है तो एक मस्जिद बनवाता है काबुली बाग मस्जिद। ये लोगों को आमतौर पर ये मस्जिद नहीं पता होती है। काबुली बाग मस्जिद किसने बनवाई थी? बाबर ने बनवाई थी। कहाँ पर बनवाई थी? पानीपत में बनवाई थी। पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में है। और क्या क्या बाबर संबंधित अन्य तथ्य हो सकते हैं? तो कुछ अंतिम मुद्दे रह गए हैं, उनको 4-5 पॉइंट हैं वो देख लेते हैं, इसके बाद बाबर हमारा पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। एक चित्रकार का नाम होता है बिहजाद। आपने शायद इस चित्रकार का नाम सुन रखा होगा। तो बिहजाद चित्रकार की तारीफ बाबर अपनी आत्मकथा तुजो के बाबरी में करता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पहले बना हुआ है कि तुजो के बाबरी में बाबर किस चित्रकार की तारीफ करता है, कि वो बाबर बोलता है कि मेरे समय में सबसे अच्छा चित्रकार बिहजाद चित्रकार था। तो किस चित्रकार की तारीफ बाबर जो है अपनी आत्मकथा तुजो के बाबरी में करता है? बिहजाद नामक चित्रकार। अब इसी की एक उपाधि थी पूर्व का राफेल। अब पूर्व का राफेल बिहजाद को क्यों बोला गया? इसकी उपाधि पूर्व का राफेल क्यों थी? तो देखिए सीधी सी बात है, बिहजाद जो है पूर्व का व्यक्ति था, पूर्व की तरफ का व्यक्ति था, तो इसलिए पूर्व लगा दिया गया इसकी उपाधि में। और राफेल क्यों बोला गया? तो यूरोप में पुनर्जागरण काल के दौरान एक बहुत ही विश्वसनीय, बहुत ही अच्छा चित्रकार था पुनर्जागरण काल के दौरान, जिसकी पुनर्जागरण की तुलना स्टार्टिंग इटली से हुई थी। तो उस दौरान जो है राफेल एक बहुत ही अच्छा चित्रकार था, तो उसकी तुलना बिहजाद से बाबर ने करी है और इसीलिए इसकी उपाधि जो है पूर्व का राफेल इसको बोला गया है। तो पूर्व का राफेल किसकी उपाधि थी? तो बिहजाद की उपाधि जो थी, पूर्व की राफेल किसकी उपाधि थी? बिहजाद की उपाधि थी। तो ये चित्रकार से संबंधित मुद्दा हो गया। अब एक मुद्दा और निकल के आता है कि जो हमारे एक यूरोपीय विद्वान थे, इतिहासकार हैं, उनका नाम है लेन पूल। वो बाबर के लिए एक कथन बोलते हैं, एक लाइन बोलते हैं। क्या लाइन बोलते हैं? कि बाबर जो है एक कुशल, विश्वसनीय, महान, बाबर जो है कुशल योग्य सेनापति था लेकिन साम्राज्य निर्माता नहीं। बाबर जो है, बाबर एक कुशल एंड योद्धा था लेकिन साम्राज्य निर्माता नहीं। अब आपने खुद देखा होगा कि बाबर अपनी पूरी जिंदगी जब से वो भारत में आक्रमण करता है युद्ध ही लड़ता रहा। तो इसी के लिए इन्होंने लेन पूल, हमारे एक यूरोपीय विद्वान होते हैं, वो बाबर के लिए कथन के रूप में एक लाइन बोलते हैं कि बाबर एक कुशल योग्य योद्धा था लेकिन साम्राज्य निर्माता नहीं। ठीक है, तो ये पेपर में अब डायरेक्टली कथन के रूप में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मेंस में भी उस क्वेश्चन से डायरेक्ट टिप्पणी लिखने को आ सकती है।
ठीक है। तो ये बाबर से संबंधित सारी चीज़ें हमने एक जगह पर समेट ली। एक मुद्दा और छूट गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो बाबर जो है अपनी आत्मकथा लिखता है तुजो के बाबरी, तुर्की भाषा में जो लिखी गई थी। तो क्वेश्चन आता है कि तुजो के बाबरी में किन दो हिंदू राज्यों का वर्णन किया गया है, किन दो हिंदू राज्यों। तो आप अपना कॉमन सेंस यूज करिए। तो कौन से दो हिंदू राज्य हो सकते हैं? एक तो मेवाड़ हो गया, क्योंकि देखिए मेवाड़ के राजा राणा सांगा से उसका युद्ध होता है, तो एक हिंदू राज्य हो गया मेवाड़। मेवाड़ का वर्णन जो है अपनी तुजो के बाबरी में बाबर करता है, राणा सांगा के बारे में सब कुछ बताता है, युद्ध के बारे में कैसा कैसा युद्ध उसने लड़ा था उनके साथ। और दूसरा हिंदू राज्य जो है हमारा विजयनगर। विजयनगर की भी जो वर्णन है अपने आत्मकथा में बाबर करता है, और वो बताता है कि विजयनगर उसके समय का सबसे शक्तिशाली हिंदू राज्य होता था। हिंदू राज्य सबसे शक्तिशाली राज्य था विजयनगर, और उसका जो राजा था उसके समय का जो समकालीन राजा था केडी राय, कृष्णदेव राय। आपको ये पता होगा कृष्णदेव राय का जो समय है 1509 से लेकर 1529 तक जाता है, और बाबर की मृत्यु जो हो रही है वो हो रही है 1530 में। तो इसका मतलब जो बाबर के समकालीन विजयनगर का राजा उस समय कौन था? कृष्णदेव राय। ठीक है, तो बाबर कृष्णदेव राय के लिए बोलता है कि उस समय का जो सबसे महानतम राजा था वो कृष्णदेव राय था, और सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वो विजयनगर था। तो कौन से दो हिंदू राज्य का वर्णन बाबर जो है अपनी आत्मकथा में करता है तुजो के बाबरी में? एक मेवाड़ और दूसरा विजयनगर। तो ये बाबर से संबंधित सारे मुद्दे हमने अच्छे तरीके से सारे कवर कर लिए। अब इससे बाहर क्वेश्चन बाबर से रिलेटेड पेपर में नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये आपने देखिए कितने अच्छे तरीके से बाबर टॉपिक को पूरा समझ लिया। तो आज की क्लास अब हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगली क्लास में बाबर के पुत्र हुमायूं को हम लोग पूरा डिटेल में कवर करेंगे कि आगे चल के हुमायूं ने कहाँ कहाँ पर युद्ध लड़े, कैसे कैसे हुआ, वो आगे चल के बताएंगे। बस इसी तरह वीडियो को सारे देखते रहिए। PDF आपको बैचेस में प्रोवाइड दी जा चुकी हैं, उनको अच्छे से पढ़िए, और वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो PDF आपको एक बार में ही पूरी समझ में आ जाएगी और रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको देखने से ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। सारी चीज़ें हम डिटेल में अच्छे समझाते चल रहे हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए और परेशान नहीं होना है। बस आप 3 से 4 महीने रेगुलर तरीके से पढ़ाई करिए, अपने लक्ष्य पर फोकस रहिए, लक्ष्य से नहीं भटकना है, बाकी सफलता जरूर सुनिश्चित होगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।